Hello aspirants, welcome to Daily News Analysis. The date is 2nd September, so let's get started. First is world page. यहाँ पर हमने बात की थी ब्लैक सी ग्रीन डील की जो रशिया ने कैंसिल कर दी है. इट वॉज ब्रोकन बाय टर्की एंड ही इज प्रेसिडेंट ऑफ टर्की दैट इज रेसिप तैयब एर्डोगन. ऑलराइट, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि फिर से ये ग्रीन डील रिवाइव की जा सके बट रशिया उस मूड में दिख नहीं रहा है. ओके, मॉस्को broke off a deal brokered by Ankara and UN that allowed Ukrainian grain to reach world market safely despite 18-month war. Okay, there are international efforts continue to patch up the Black Sea Grain Initiative, which got a grain and other foods to part of Africa, Middle East and Asia where hunger is growing threat. ओके, क्योंकि जब ये वॉर शुरू हो गई थी और रशिया यूक्रेन से ग्रेन नहीं जा पा रहा था तो इजिप्ट ने सबसे ज्यादा डिमांड की थी इंडिया से कि अभी हमें कहीं और से मिल पा रहा है तो आप कीजिए. तो वो हमने भी एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक रोल दिखाते हुए हमने उनको प्रोवाइड किया था. ओके, लेकिन अब जैसा कि इंडिया का रिग्रेसिव स्टांस आप देख रहे हैं, हमने वीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है. ओके, हमने ओनियन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है, हमने पारबोल्ड राइस के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है. तो अल्टीमेटली ओवर दी टाइम ये जो पूरी अफ्रीकन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग वेस्ट एशियन, इनमें फूड शॉर्टेज काफी हो रही है. ओके, तो इनके यहाँ जो फूड की शॉर्टेज होने की वजह से प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और फिर अल्टीमेटली पावर्टी हंगर की इश्यूज सामने आ रहे हैं. ओके, तो टर्की कोशिश कर रहा है कि इन अफ्रीकन कंट्रीज को ज्यादा सफर करना ना पड़े बिकॉज बोथ दीज रशिया एंड यूक्रेन आर मेजर ग्लोबल सप्लायर ऑफ व्हीट, बार्ले, सनफ्लावर ऑयल एंड अदर कमोडिटीज एंड इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर्स. ओके, फर्टिलाइजर्स के भी प्राइसेस इस वॉर के बाद बढ़ गए थे. इवन इंडिया में भी ये चीज फील हुई थी. ओके, क्योंकि अधिकतर फर्टिलाइजर के लिए चाहिए आपको गैस एंड रशिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ गैस. Next is Turkey is one of the Russia's main trading partner and a logistical hub. ये अगर आपने मैप ध्यान से देखा है, मैंने आपको पिछले 2-3 दिन लगातार दिखाया था ब्लैक सी का मैप. ओके, कि रशिया को ब्लैक सी से निकलना होता है तो बाय बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा एंड डार्डेनल स्ट्रेट. ओके, यहाँ से होकर ही निकलना पड़ता है. तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं टर्की ही एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब है अगर रशिया को आगे ट्रेड करना है मेडिटेरियन सी में और बाकी वर्ल्ड के साथ. Russia has complained that the restrictions on shipping and insurance have hampered its agriculture exports. क्योंकि वॉर शुरू होने के बाद से क्या हुआ है कि ये जो इंश्योरेंस होता था शिपिंग की, ठीक है, उसको यूरोपियन कंपनीज अधिकतर वही थी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती थी. उन्होंने इस तरह जो सैंक्शन लगे थे वेस्ट की तरफ से, उसके बाद उन्होंने इंश्योरेंस देना बंद कर दिया. और यही एक वजह भी थी कि जो ऑयल की प्राइस कैप लाए गए थे ना, $60 पर बैरल रशिया पे, कि इस कैप से ऊपर आप परचेज नहीं करेंगे. ठीक है, तो वो उसमें ऐसा नहीं है कि कैप लगने से रशिया को कुछ हो जाएगा. दी ओनली थिंग इज कि ये जो शिपिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज मिलती थी ना, ये नहीं मिलेंगी अगर आप $60 से ज्यादा पे कर रहे हो रशिया को तो. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर नोबेल फाउंडेशन जो कि वो अवार्ड देता है नोबेल का, नोबेल फाउंडेशन दैट एडमिनिस्टर द प्रेस्टिजियस अवार्ड हैज रिवर्स्ड इट्स इनविटेशन पॉलिसी एंड इनवाइटेड रशिया, बेलारूस एंड ईरान. ओके, तो अब इनको भी इसने इनविटेशन दिया है कि अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर आइए. नेक्स्ट लेबनान, इसको आप मैप पे देख लेना, कैपिटल है बेरूत. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जनरली ये थोड़ी लिबरल मानी जाती थी कंट्री की, कंपैरेटिवली अलग अदर इस्लामिक कंट्रीज के कंपैरिजन में थोड़ी सी लिबरल है. बट यहाँ पर ना सिर्फ पॉलिटिशियन बल्कि रिलीजियस लीडर और जो विजिलेंट ग्रुप है, ये सब लोग आप कह सकते हो एक तरह का क्रैकडाउन चल रहा है अगेंस्ट दी एलजीबीटी कम्युनिटी. एंड वो क्रैकडाउन इस तरह का चल रहा है कि अगर स्कूल बैग पे भी रेनबो कलर दिख जाएगा ना तो वो भी वो डिसअलाउ कर देते हैं. ओके, उसके बाद जब ये कुरान बर्न की गई थी यूरोप में, तब काफी एंग्री प्रोटेस्ट हुए थे इराक और अदर मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में. ओके, बिकॉज दे सी एलजीबीटी प्लस कम्युनिटी एज पार्ट ऑफ वेस्टर्न अटैक ऑन इस्लामिक वैल्यूज. राइट, ऐसा कुछ ज्यादा काम का नहीं है. चलिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाने का फैसला किया है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ आर एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. ओके, तो आपको पता है कि स्पेशल सेशन बुलाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से. तो देखिए, सबसे पहला तो बात वही आ जाती है कि स्पेशल सेशन पहले भी बुलाए गए हैं. ठीक है, जब बुलाए जाते थे ना तो लीडर ऑफ अपोजिशन से या और भी जो दूसरी पार्टीज के सीनियर लीडर्स हैं, ठीक है, उनके साथ मीटिंग की जाती थी. उन्हें बताया जाता था कि देखिए ऐसा ऐसा इशू है, इस तरह के कुछ अर्जेंट इश्यूज हैं जिन पे हम डिस्कस करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं.
इसलिए हम एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार इस गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इवन अभी तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज अंधेरे में है कि ये स्पेशल सेशन किस लिए बुलाया जा रहा है। तो अगेन बात वहीं आ जाती है कि आप अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जा रहे हो। राइट, ऐसे नहीं फंक्शन करती है आपकी डेमोक्रेसी। आप खुद फॉरेन में और दुनिया भर में बोलते हो इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड सी द वे यू आर फंक्शनिंग। ओके, दिस इज नॉट द वे। नेक्स्ट इज, नाउ अब अगर ये बन के आता है वन नेशन वन इलेक्शन, तो देखिए इस पे महीने भर चलते रहेंगे आर्टिकल्स। आपको सिर्फ जो जानना है आपके एग्जाम के लिए कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसे इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या आएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या क्या अमेंडमेंट करने पड़ेंगे हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्लस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, ओके। और इन अमेंडमेंट्स का प्रोसीजर क्या होगा, लाइक क्या किस मेजोरिटी से होंगे ये, टू थर्ड मेजोरिटी से होंगे या हाफ ऑफ द स्टेट्स का भी हमें एसेंट लेना पड़ेगा, एंड सो ऑन, ओके। अगर इतनी चीजें आपने जान लेना बस काफी है आपके लिए। बाकी डे बाय डे ये कमेंट्री चलती रहेगी अब, ठीक है, अलग अलग डायमेंशन देखते रहेंगे आपको। बट कम से कम आपको इतनी ये 4 बेसिक डायमेंशन जरूर पता होना चाहिए, ओके। बेनिफिट चैलेंजेस एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। बाकी इस टॉपिक को हम होलिस्टिकली सेपरेटली मेंस के लेक्चर में भी करेंगे, वो भी जरूरी है, ठीक है। तो अभी तो चलिए जो न्यूज में चल रहा है उसको देखते हैं पहले। फर्स्ट थिंग इज स्वीपिंग चेंजेस टू कॉन्स्टिट्यूशन, करने पड़ेंगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस। न्यू पीस ऑफ लेजिस्लेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी चेंजेस होंगे। कंसेंसस अमंग स्टेट्स, क्योंकि अगर आपको एक साथ कराने तो यानी कि कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज उनको आपको वक्त से पहले ही डिसॉल्व करना होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 5 असेंबली के इलेक्शन आने हैं नवंबर में, उसके बाद 4 स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन नेक्स्ट ईयर है अलॉन्ग विथ लोकसभा इलेक्शन। तो अगर उन चारों इन 5 को आप मर्ज करते हो तो 9 स्टेट्स प्लस लोकसभा, ठीक है। तो इतना तो ये आसपास है, तो ये तो एक बार को हो सकता है। बट सभी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना, जबकि अभी इलेक्शन हुए कुछ जगहों पर, तो राइट कर्नाटक में अभी इलेक्शन हुए, तो ये इतना इजी नहीं होगा स्टेट्स में कंसेंसस बनाना। नेक्स्ट इज एंटरिंग अनचार्टेड टेरिटरी फॉर पोस्ट, सॉरी, आई एम सॉरी, एंटरिंग अनचार्टेड टेरिटरी फॉर पोस्ट पोल कॉम्प्लिकेशंस। अब ये पोस्ट पोल कॉम्प्लिकेशन से यहाँ पे मतलब ये है कि ऐसा तो है नहीं कि एक बार इलेक्शन हो गए, कोई गवर्नमेंट बन गई तो वो बीच में उसमें कोई डिफेक्शन नहीं होंगे कभी। हमने देखा मध्य प्रदेश में हुए थे, उससे पहले कर्नाटका में हुए थे, होते रहते हैं डिफेक्शन, ठीक है। कई बार गवर्नमेंट बीच में गिर जाती है, ऑलराइट, तो अल्टीमेटली आपको फिर प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ता है, ओके। लेकिन प्रेसिडेंट रूल की भी एक लिमिट है कि आप उसको 6 मंथ तक भी लगा सकते हो। तो फिर आप इलेक्शन कैसे कराओगे, अगर आप 5 साल में एक ही बार कराना है आपको इलेक्शन, तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है बीच में तो फिर आप किस तरीके से कराओगे, ओके। तो ये पोस्ट पोल कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगे। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद एक प्रॉब्लम ये भी है कि कहा जाता है, ऐसे रिकमेंडेशन दिए गए हैं कि अगर कोई असेंबली या लोकसभा हाउस भी बीच में किसी तरीके से सरकार गिर जाती है, ओके, तो फिर जो नए इलेक्शन होंगे, अगर आपने बीच में भी करा लिए मिड टर्म में, अगर मिड टर्म में आपने इलेक्शन करा भी लिए, तो जो नई लोकसभा या असेंबली बनेगी, इट शुड वर्क फॉर रिमाइंडर ऑफ द टर्म ओनली, ठीक है। सपोज 24 में इलेक्शंस होते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पे, तो उसके बाद अगर सपोज 26 या 27 के आसपास किसी तरीके से किसी भी स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट लोकसभा गिर जाती है, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इलेक्शन होंगे नए, तो जो नई लोकसभा बन के आएगी ना, वो फंक्शन करेगी सिर्फ उसके बचे हुए टेन्योर के लिए, यानी कि 29 तक के लिए, ओके। तो अब ऐसे में तो अगेन इलेक्शन का खर्चा और ज्यादा हो जाएगा। अगर बार बार ऐसे सरकारें गिरती रहेंगी, आप फिर इलेक्शन कराओगे, वो भी सिर्फ रिमाइंडर टर्म के लिए, ये भी नहीं कि 5 साल के लिए हो रहे हैं, तो फिर अल्टीमेटली आपका एक्सपेंस और ज्यादा बढ़ गया ना, तो पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, जो हम इलेक्शन एक्सपेंडिचर कम करने की वजह के लिए ये सब कर रहे हैं। Now, the first challenge in altering the tenure of Lok Sabha or State Assembly to allow simultaneous poll is the constitutionally fixed limit of 5-year term. क्योंकि आर्टिकल 83 एंड 172 क्या कहता है कि इट फिक्स ए टर्म ऑफ 5 ईयर एंड नो लॉन्गर फॉर लोकसभा एंड असेंबलीज, ओके। तो आप 5 साल से ना तो आप लोकसभा का टेन्योर आगे बढ़ा सकते हो और ना ही असेंबलीज का कट शॉर्ट कर सकते हो, तो उसके लिए प्रॉपर एक अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी अगर आपको ऐसा करना है। नेक्स्ट इज सेक्शन 14 एंड 15 ऑफ आरपीए एक्ट, ये भी कहता है इट रिक्वायर्स इलेक्शन कमीशन टू कॉल फॉर इलेक्शन इन अकॉर्डेंस विद टू द 5-ईयर लिमिट प्लेस्ड, ओके। अभी हम इन आर्टिकल्स पे वापस आएंगे, पहले इस आर्टिकल को कंप्लीट कर लें।
ऐसा नहीं है कि आइडिया कोई न्यू है। पहले 1967 तक जो हमारे 3 जनरल इलेक्शन हुए थे, 52, 57, 62, ये तीनों इस टाइम पे सब कुछ साइमल्टेनियसली ही चल रहा था। स्टेट इलेक्शंस सारी असेंबलीज के और जनरल इलेक्शन ये सब साइमल्टेनियस चल रहा है। बट आप सोच सकते हैं कि इस टाइम पे वोटर बेस कितना होगा हमारा। टोटल पॉपुलेशन ही 30-40 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, तो उसमें से एडल्ट पॉपुलेशन कितनी होगी आपकी, चलो आप 20-21 करोड़ भी पकड़ लो, तो भी वो इतना मुश्किल नहीं था। आज हमारे पास 80 करोड़ प्लस वोटर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे में असेंबली और लोकसभा इलेक्शन साथ में कराना तो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी। ओके, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट 2015 में जो दी गई थी उसमें कहा गया था कि कम से कम हमें 30 लाख ईवीएम्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, और जबकि अभी इलेक्शन कमीशन के पास है ऑलमोस्ट 13 लाख, 13 पॉइंट समथिंग, ओके 13 लाख। तो ये इतनी एक्स्ट्रा ईवीएम और प्रोक्योर करने के लिए आपको कम से कम 10,000 करोड़ के आसपास का एक्सपेंडिचर करना होगा। ठीक है, और अगर इसकी बिल्डिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो एनुअली एक साल में आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 7 लाख ईवीएम्स ही बना सकते हो। ओके, और हमें यहाँ पे कितनी चाहिए, 17 लाख। तो 24 के इलेक्शन साइमल्टेनियस कराने का तो सवाल ही नहीं उठता। ओके, या तो आप पोस्टपोन कीजिए इलेक्शन 25-26 में। ठीक है, क्योंकि आपको कम से कम 2 से ढाई साल का टाइम चाहिए ये 30 लाख मशीन, ईवीएम मशीन अरेंज करने में। राइट, अब अगर आप ये 30 लाख मशीन अरेंज कर भी लेते हो, नाउ द प्रॉब्लम इज कि इस मशीन की आप कह सकते हो शेल्फ लाइफ होती है हार्डली 15 ईयर्स। आप किसी भी मशीन को अगर आज बना रहे हो ईवीएम को, आप उसको सिर्फ 15 ईयर्स तक ही यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद दूसरी बनानी पड़ेगी। तो अगर हमने साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात की तो हर एक मशीन कितने टाइम यूज हो पाएगी, मैक्सिमम 3 टाइम्स। राइट, तो क्या आप सिर्फ 3 टाइम्स यूज करने के लिए इतना बड़ा एक्सपेंडिचर करोगे, 10,000 करोड़। ओके, और ये 10,000 करोड़ आपको हर 15 साल में करने पड़ेंगे। राइट, देन अब जब आपने 30 लाख मशीन रख ली, ठीक है, बना भी ली चलो सपोज, तो उसके बाद इनको अल्टीमेटली आपको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए जो वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी उसका भी एक्सपेंडिचर बहुत हाई जाएगा। और वो यूज कब होगी, 5 साल में सिर्फ एक बार। ओके, सो दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम या लॉजिस्टिक चैलेंजेस। ठीक है, ऐसे कई चैलेंजेस की हम बात करेंगे, चैलेंजेस, बेनिफिट, ये सब की बात हम करेंगे बट सेपरेटली। यहाँ पे हम सिर्फ उतना ही देखेंगे जितना न्यूज़पेपर हमारे पास आया है। बट फॉलो करिए इस न्यूज़पेपर को अच्छे से, ताकि जब हम इसको हॉलिस्टिकली मेन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे ना, तब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी एक नई चीज बताई जा रही है। ठीक है, क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर में जो पढ़ते हो वही आप अगर मेंस के सेशन में देखोगे ना, तो यू विल फील मोर कंफर्टेबल, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन। ओके, बिकॉज नॉलेज इज नॉट लाइक वन साइडेड कि सामने कोई आपको बताता रहे, आप उसको याद करते रहो, लिखते रहो। ऐसे पढ़ोगे तो बर्डन बन जाएगी प्रिपरेशन। आप इसमें जो पढ़ रहे हो उसी को सोचिए, उसी को अपने दिमाग में चलने दीजिए, और फिर जब मेंस के लेक्चर में आप देखोगे तो आपको लगेगा यस, आई कैन रिलेट, आई कैन कनेक्ट विद दिस पॉइंट। ओके, नाउ ऑपोजिशन कह रहा है कि ये सब डाइवर्जन और डिस्ट्रैक्शन की टैक्टिक्स हैं और कुछ नहीं। बिकॉज एक बात तो फैक्ट है कि ये जो बार बार इलेक्शन आते हैं फ्रीक्वेंटली हर 6-7 महीने में, इट अफेक्ट्स द पेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, कहीं भी इलेक्शन आएंगे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है, और इस टाइम पर कोई भी न्यू स्कीम अनाउंस नहीं की जाती है। ठीक है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल भी रहे होते हैं वो चल सकते हैं सिर्फ, लेकिन कोई भी नए प्रोजेक्ट्स नहीं आए आ सकते उस वक्त। ठीक है, तो ये हैम्पर करता है, और उसके बाद पूरी आपकी जो मशीनरी होती है, अब आप देख ही रहे हैं कि आपके स्टेट, दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स भी दूसरे स्टेट में जाते हैं इलेक्शन में। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इलेक्शन रैली करने गए थे यूपी इलेक्शन में। ठीक है, उसी तरह खुद यूपी के चीफ मिनिस्टर हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में गए थे रैली करने। ओके, तो अल्टीमेटली क्या होता है, गवर्नेंस जो होती है वो अफेक्ट होती है आपकी। राइट, तो हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन इज अ गुड कंसेप्ट, बट चैलेंजेस बहुत हैं इसमें। नेक्स्ट इज, इससे क्या होगा फायदा। एक तो एक्सपेंडिचर आपका कम हो सकता है, बार बार खर्चे नहीं होंगे, रिड्यूस एक्सपेंडिचर, एंश्योर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज एंड सिक्योरिटी फोर्सेज एंड फॉर इफेक्टिव पॉलिसी प्लानिंग। ठीक, और एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाया जाएगा, अभी अलग होते हैं, असेंबली के अलग और लोकसभा के अलग। इट विल एंश्योर सर्टेन स्टेबिलिटी फॉर स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। नाउ इंडिया अलायंस जो ओपोजिशन पार्टीज ने बनाया है, दे ऑल रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस पोल्स। They called it as impractical, unworkable. Okay,
and it can lead to a scenario where the necessary balance in Indian democracy given the diversity of the country is lost. क्योंकि देखिए होता क्या है कि अल्टीमेटली जब ये इलेक्शन बीच बीच में होते हैं, ठीक है, तो इट वर्क एज ए चेक ऑन द गवर्नमेंट। राइट, अभी जैसे आई डोंट वांट टू से दिस बट अभी जैसे 200 रुपए सिलेंडर पे कम किए गए, तो कहीं ना कहीं क्यों किए गए, क्योंकि वो प्रेशर है कि 5 लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन आ रहे हैं। ठीक? तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि एक टाइमली चेक प्रोवाइड करते रहते हैं ये जो बीच में इलेक्शन होते हैं। अगर 5 साल में एक ही बार होना है, अल्टीमेटली अब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए कि अधिकतर आपकी जो वैकेंसीज आती हैं एग्जाम्स की, जब इलेक्शन ईयर आता है ना, तब बहुत सारी आ जाती हैं। ठीक है, तब वो बिल्कुल फिल करना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज उसके पहले टालम टोली चलती रहती है। ठीक है, तेलंगाना में 7 साल तक स्टेट पीएससी नहीं हुई, मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल से पीएससी हो रही है लेकिन ज्वाइनिंग एक भी नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती है, वरना आप 5 साल में जब एक ही बार इलेक्शन आएंगे तो आपको 4 साल आराम से बेकार किया जाएगा। अभी आपके पूरे 4 साल वेस्ट किए जाएंगे क्योंकि उनको चिंता नहीं होगी कि बीच में कोई इलेक्शन आने नहीं है। तो उसी तरह से एक और कमेटी का रिकमेंडेशन आता है कि आप एक काम कीजिए, आप 2 बार में डिवाइड कर लीजिए। एक लोकसभा इलेक्शन के साथ 15 स्टेट्स के इलेक्शन करा लीजिए। ठीक है, एंड आफ्टर 2.5 years आप बाकी की 15 स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन करा लीजिए। और अगर कोई दूसरे बाई इलेक्शंस वगैरह आते हैं, कोई डेथ हो जाती है किसी एमपी एमएलए की, या कोई स्टेट गवर्नमेंट गिर गई सपोज बीच में, तो उसको थोड़ा होल्ड पे रखिए और 2.5 साल बाद आप बीच में ये सारे इलेक्शन करवा लीजिए। ठीक है, यानी कि ये रिकमेंडेशन ज्यादा फिजिबल है कि आप 5 साल में सिर्फ 2 ही बार इलेक्शन हो रहे हैं। अगर सपोज ये 2024 में होता है तो ये कहीं ना कहीं 2027 इसके आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो 5 साल में 2 बार इलेक्शन फिर भी एक बार वो फिजिबल दिखता है, बट 5 साल में सिर्फ एक बार इलेक्शन वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बहुत ही लैक्स बना देगा। ऑलराइट, बाकी सब ये ऑपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, एन अमेंडमेंट टू दिस प्रोविजन वुड रिक्वायर ए 2/3 मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ओके, 2/3 मेजोरिटी, जो कि राज्यसभा में मिलना बहुत मुश्किल है इस वक्त। ओके, बिना ऑपोजिशन पार्टी की सहमति के आप राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी नहीं जुटा पाओगे। ओके, 1/2 जुटाने में ही दिक्कत होती है। Now, while a ratification by half of states may not be required for this possible amendment, the consensus of states will be key if early dissolution of assembly is considered. Okay. Now, अगर आर्टिकल 356 यानी कि प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज पावर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ओनली व्हेन देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ओके, तो इसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा हमें आर्टिकल 356 में, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन तो हो नहीं रहा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। तो आपको इस प्रोविजन में भी चेंज करने पड़ेंगे। दूसरा, डिफेक्शन की बात मैंने आपसे पहले कर ही ली है। ओके, अगर मिड टर्म पोल्स होते हैं तो वो सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए होने चाहिए, तो ऐसे में तो फिर और ज्यादा खर्चा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी, कलर ना थोड़ा सा ठीक नहीं है, सो प्लीज बियर विथ इट। चलिए, लीगो प्रोजेक्ट। लीगो प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होगा कि इसकी 2 ऑब्जर्वेटरी है ऑलरेडी, एक है वॉशिंगटन में, एक है लुसियाना में, और ये 3rd ऑब्जर्वेटरी लगाना चाहते हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करती है, चलिए यहां से समझते हैं। देखिए, यहां से एक लेजर लाइट पास की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे लगा होगा एक स्प्लिटर जो कि इस लाइट को दोनों डायरेक्शन में भेजेगा। ठीक है, और यहाँ पे लगे हुए हैं मिरर, और यहाँ से लाइट वापस से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, और ये 4 किलोमीटर लंबे होंगे। ठीक है, लाइट वापस आएगी। तो अब इसे मेजर ये करना है कि अगर दोनों लाइट जब साथ में जा रही हैं और अगर वो आके वापस साथ में ही मिलती हैं तो मतलब सब कुछ ठीक है। बट अगर ग्रेविटेशनल वेव्स की प्रेजेंस हुई तो इनमें से एक एक्सपैंड कर जाएगी, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, दिस इज द थिंग कि हम लोग ग्रेविटेशनल वेव को इस तरीके से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। नाउ, a beam of light is sent out in both direction at exactly the same time. In normal course, it get reflected and come back to the starting point at exactly same time. Okay, normal course में. But when a gravitational wave arrives, one arm gains in length while the other contract. A time difference signals the confirmation of a gravitational wave. Okay, यही डिटेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, स्टेप्स देखेंगे तो सबसे पहले
Laser light is sent to into the instrument to measure changes in the length of two arms. दूसरे उसके बाद एक बीम स्प्लिटर लगा होगा जो स्प्लिट करेगा लाइट को और दो बीम बनाकर अलग अलग आर्म्स में भेज देगा. Okay. Now the light waves bounce from mirror and return. A gravitational wave affects the arms differently. While one expand, the other contract. ये बात आपको याद रखनी है mostly. Normally the light returns unchanged to the beam splitter. ठीक है नॉर्मल टाइम में. But if the arms are disturbed by a gravitational wave, the light waves will have to travel different distances. Okay. Now जरूरत क्या है हमें ग्रेविटेशनल वेव को स्टडी करने की? Detecting and analyzing the information carried by gravitational wave is allowing us to observe the universe in a way never before possible. क्योंकि देखिए आपको पता है कि हमारा ओवर 90% यूनिवर्स जो है वो डार्क माना जाता है. ठीक है मतलब यहाँ से किसी भी तरह की कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह कुछ नहीं आती हैं. ठीक है क्योंकि हम लोग ये जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनको स्टडी कैसे करते हैं? अल्टीमेटली तो हम उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ही स्टडी कर रहे हैं ना. और जो हमारा मेजोरिटी डार्क यूनिवर्स है वहां से हमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं मिलती. तो इसीलिए ग्रेविटेशनल वेव्स हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी देती है कि आप इनके थ्रू स्टडी कर सकते हो इस डार्क यूनिवर्स को. ऑलराइट सो दिस ओपन्स ए न्यू फ्रंट फॉर द साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स. चलिए अब देखते हैं कि ये है क्या ये प्रोजेक्ट. पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए. लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट और LIGO. Okay. Now LIGO India will be the third node of LIGO laboratory in US. दो नोड कहाँ पर हैं? वॉशिंगटन में और लुसियाना में. दोनों यूएसए में आते हैं. Okay. LIGO India will join a global network of gravitational wave observatories that includes Virgo in Italy and Kagra in Japan. और भी observatories हैं लेकिन ये जो LIGO लेबोरेटरी है ना यूएस वाली उसका थर्ड नोड हमारे यहाँ. ये दो उनके खुद के पास है एक नोड हमारे यहाँ होगा. ठीक है इसके अलावा और भी ऑब्जर्वेटरी हैं जो ग्रेविटेशनल वेव को ही ऑब्जर्व करती हैं जैसे विर्गो इन इटली एंड काग्रा इन जापान. एंड प्लीज ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. विर्गो कहाँ पर है? इटली में. काग्रा कहाँ है? जापान में. लुसियाना वॉशिंगटन तो आपको याद रहेगा यूएसए. और इंडिया में ये हमारे यहाँ लग रही है महाराष्ट्र में. ओके दैट इज हिंगोली. चलिए नेक्स्ट. It is the first mega science project to be set up in India. It is an emerging new field of gravitational wave astronomy and the associated cutting edge science and engineering. Okay, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हमने पहले कई रेवोल्यूशन मिस किए. ठीक है क्योंकि हम अंडर ब्रिटिश रूल थे. हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस कर दिया. ओके लेकिन जब अब हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 की बात करते हैं. राइट आईटी रेवोल्यूशन हमने कैच किया और सर्विस सेक्टर में हमने अच्छा परफॉर्म किया. ठीक है आज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 की बात हो रही है. हम उसके पार्ट बनना चाहते हैं. फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है. स्पेस टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है. तो अब इसमें हमें पीछे नहीं रहना है. ओके ये बहुत अच्छी बात है दैट इस लेवल का कोई प्रोजेक्ट इंडिया में सेटअप हो रहा है. ऑलराइट इट इज ए न्यू इमर्जिंग फील्ड. द ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी इट इज ए न्यू इमर्जिंग फील्ड और इंडिया इसमें शुरू से पार्ट रहे. ये बहुत अच्छी बात है. नेक्स्ट ये कंसेप्ट आया कहाँ से ग्रेविटेशनल वेव का? तो ये दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में. इन्होंने कहा था कि देखिए स्पेस एंड टाइम सेपरेट नहीं है. ओके कि स्पेस अलग है टाइम अलग है सेपरेट नहीं है. दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. दे आर वोवन टुगेदर एज स्पेस टाइम. ओके ये इन्होंने अपनी इस थ्योरी में कहा था. फिर 1915 में इन्होंने दोबारा से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज की और उसमें कहा कि ये जो ओपन स्पेस है ओके और रादर say it as space time, it is not something as fixed or static, okay, but it is affected by the presence and movement of celestial bodies like planets and stars. Okay उनका कहना था कि ये जो स्पेस है ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है. जैसे यहाँ पे इतनी सारी सेलेस्टियल बॉडीज घूमती रहती हैं. ओके जितने भी प्लैनेट्स हैं या अलग अलग चीजें हैं एस्टेरॉइड्स वगैरह ठीक है ये सब घूमते हैं ना. तो जैसे जब एक स्टैटिक वाटर में बोट चलती है तो क्या होती है वेव्स जनरेट होती हैं जो फैलती हैं उसमें पूरी. ठीक है उसी तरीके से स्पेस में जब ये बॉडीज घूमती हैं तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट करती हैं. ऑलराइट ये इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था. स्पेस कर्ल्स अराउंड एनी ऑब्जेक्ट. Einstein explained the origin of the gravitational force and also the reason for the perpetual near circular motion of all heavenly bodies. When these celestial bodies move, they would disturb the space-time around it, just like
बोट जैसे पानी में करती है, या आप एक क्लोथ लीजिए, उस पर आप जब ऐसे उंगली फिराएंगे आगे, तो उसमें बीच में से लाइंस बनने लगती हैं, राइट। बस वैसा ही इमेजिन किया इन्होंने स्पेस और टाइम को। एंड दीज डिस्टर्बेंसेज वुड ट्रेवल आउटवर्ड इन स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। Okay, so you can say that these gravitational waves are ripples in the fabric of space-time, okay, caused by moving celestial objects, just like a moving boat create ripples on the surface of water. The propagation of gravitational waves has the effect of squeezing space-time, squeeze करता है, and when a spherical body like Earth, when squeezed from one side, it tends to elongate in the other side. आपने वो स्पॉन्ज वाली बॉल देखी होगी ना, अगर उसको आप ऐसे दबा देते हैं जोर से एक साइड से, तो दूसरी साइड से फूल जाती है। तो वैसा ही इफेक्ट अर्थ पर होता है इसका। Now the two LIGO facilities in the United States detected gravitational waves in September 2015, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला फिजिक्स का। The gravitational waves offer scientists a completely new window for looking at the universe. Okay, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो नहीं मिल रही हैं हमें वहाँ, जो हमारा डार्क यूनिवर्स है, मेजॉरिटी पोर्शन, ठीक है, लेकिन वहां से जो जो भी बॉडीज वहां पे घूम रही होंगी, उनसे ग्रेविटेशनल वेव जरूर जनरेट हो रही है। अगर वो हम लोग कैच कर पाते हैं तो हम बेटर एक रफ आइडिया लगा सकेंगे कि वहां क्या है उस यूनिवर्स में जो हम देख नहीं सकते। But a large part of universe is known to be completely dark, with no electromagnetic radiation coming from these. These areas remain invisible to human beings. Gravitational waves offer another way for scientists to see these parts of universe. Okay? तो देखिए, आपको जो भी क्वेश्चन यूपीएससी में आएगा ना, वो आएगा इसी वे में कि हम ये जो कर रहे हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि इट ओपन्स ए न्यू विंडो फॉर द साइंटिस्ट टू लुक एट द यूनिवर्स, और यू कैन से द इनविजिबल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ऑलराइट, तो देखिए प्रोजेक्ट तो फाइनलाइज कर लिया गया था 2016 में ही, बट फॉलो अप एक्शन रैन इनटू यूजुअल ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, जो इंडिया की सबसे बड़ी बीमारी है। ओके, पर फाइनली अब जाके इन्होंने सैंक्शन किया है 2600 करोड़। ओके, तो अब जाके प्रोजेक्ट लग रहा है। LIGO India did not witness much opposition from the residents because earlier यहाँ पे रूमर्स थे कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वाले हैं यहाँ पर, बट फिर जनता को समझाया गया। और एक तो क्या है कि इंडिया में एक कॉमन मैन को ये समझाना कि ग्रेविटेशनल वेव होती क्या है, वही अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तो वही ऑफिशियल्स यहाँ कह रहे हैं, एक्सप्लेनिंग टू द लोकल्स व्हाट ग्रेविटेशनल वेव्स आर एंड दैट LIGO इंडिया विल बी हार्मलेस एंड नॉन पोल्यूटिंग फैसिलिटी वाज द बिगेस्ट चैलेंज। ओके, ₹20 लाख कंपेंसेशन दिया गया है, ऑलमोस्ट 4 times of the government rate, 20 lakh per acre. Okay. Newfound love for astronomy. LIGO Observatory is expected to commence operation by 2030 with an expected life of 30 years. The need for third LIGO, and that too in a different continent, was felt as it would enhance the chances of detection of gravitational waves and facilitate their validation. और ये जो एरिया है, जो साइट चूज की गई, it is free from seismic and volcanic activity. The observatory will produce a minefield of data which will useful for astronomy and astrophysics researchers globally. Okay, ये आर्टिकल काफी लेंथी था, बट हमने इसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें जान ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ना एक वर्ड है जो मैंने आपको शुरू में आई थिंक 30 जून या 1 जुलाई के आसपास एक वीडियो में बताया था कि क्या होता है मिथक-क्षार लॉ। ओके, इसी पर बेस्ड है हमारा ये जो पूरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला जो लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट, ये इसी पर बेस्ड है। तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बट अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं अगले वीडियो में आपको दोबारा समझा दूंगा मिथक-क्षार लॉ क्या होता है। ओके, बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं वीडियो को, ओके, वो एटलीस्ट रेगुलर देख रहे हैं। ठीक है, अब एक भी दिन मिस कर जाते हैं ना, तो अगले दिन वही सेम चीज रिपीट करना मेरा तो ठीक है, लेकिन मुझसे ज्यादा वो आपका टाइम वेस्ट है। ओके, तो रेगुलर देखिए, वैसे ही मैं इसकी लिमिट 30-40 मिनट से ज्यादा नहीं एक्सटेंड करता कभी। एनीवे, child born out of void or voidable marriage can claim a right in their parents' share of ancestral property, but they cannot claim rights in the ancestral property of anyone else in the Hindu undivided family governed by Mithak-Shar law. It confers legitimacy on children born out of void or voidable marriage. अब देखिए, जैसे कोई मैरिज है, बच्चे भी हो गए, सब हो गए, बट बाद में वो मैरिज डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, कि नहीं रहना पेरेंट्स के साथ। तो ऐसा नहीं है कि चाइल्ड को जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके फादर और मदर की, उसमें शेयर नहीं मिलेगा, उसको बिल्कुल शेयर मिलेगा। लेकिन सिर्फ अपने फादर की शेयर, फादर को जो शेयर आएगा, ओके, उनके एंसेस्टर से वही मिलेगा। ये नहीं कि एक ज्वाइंट फैमिली यानी फादर, अंकल, उन सबको जो कंबाइन शेयर आया उसमें शेयर मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा। ओके,
राइट इन देयर पेरेंट शेयर ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उनके फादर का जो शेयर बनता है ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, उसमें से आपको शेयर मिल सकता है। ओके, दे कैन नॉट क्लेम राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ एनीवन एल्स इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्लियर, बस इतनी सी बात है यहाँ पर। यहाँ पे हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कुछ बोला है, क्योंकि उनका कहना है कि देखिए इट इज सिस्टमेटिक डिजाइन टू डिस्ट्रॉय द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। क्योंकि यहाँ पर एक केस चल रहा था जहाँ पर लिव इन पार्टनरशिप में एक लड़की ने रेप का केस किया अपने पार्टनर के अगेंस्ट, कि इसे मुझसे प्रॉमिस किया शादी का और बाद में बैकआउट कर गया, तो इट शुड बी कंसिडर एज ए रेप। ऐसे कई केस आए हैं, बट कोर्ट ने कहा है कि आप एडल्ट हो, आप मैच्योर हो, आपको समझ सकते हो सही गलत। ठीक है, तो यहाँ पे हाईकोर्ट कह रहा है कि ये एक अटैक है हमारे जो मैरिज इंस्टीट्यूशन इंडिया के उस पर। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप से अगर आप निकल जाते हो तो लड़के को तो फिर भी एक बार को शादी के लिए लड़की मिल जाती है, बट लड़की को एक मैरिज के लिए पार्टनर मिलना मुश्किल हो जाता है। जज का ओपिनियन है, मेरा नहीं। ओके, ऑब्जर्विंग दैट मिडिल क्लास मोरालिटी कैनॉट बी इग्नोर्ड, the security, social acceptance, progress, and stability which the institution of marriage provides to a person is never provided by a live-in relationship। ठीक है, तो उसमें ऐसा आपके एग्जाम के काम का कुछ। अच्छा देखिए, ये जो आदित्य एल1 है ना, इसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं, तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। हालांकि अभी आगे एक आर्टिकल है, उसमें और जरूर हम थोड़ी सी बातें जानेंगे। बाकी आपको सब समझ में आ चुका है अब तक ना, लैग्रांज पॉइंट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि उसी जगह पे हम क्यों रख रहे हैं उस स्पेसक्राफ्ट को, ओके। कैसे वो एक हमें अनइंटरप्टेड व्यू देता है सन का, ठीक है, उससे क्या क्या हमें डेटा मिल सकता है। तो मैं सेम चीज़ बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कल परसों ही हमने पढ़ी थी। यहाँ पे अगेन वही इलेक्शन वाला मैटर है, तो सेम पॉइंट्स ही हैं, तो इसको अवॉइड कीजिए आप, ठीक है। बाकी इस पे हम पूरा डिटेल में बात तो करेंगे ही। यहाँ पर ये जो क्वार्टरली डेटा आया है इकोनॉमी का, उस पे बेस्ड है कि अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। तो एक एक सेक्टर के अंदर मत घुसिए, स्टील में क्या हो रहा है, सीमेंट में क्या हो रहा है, ये आपके काम का नहीं है, नॉट फॉर योर एग्जाम। लेकिन जो काम के पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता रहा हूँ। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम could help fast forward private investment in specific manufacturing sector over next few years। पीएलआई स्कीम आपको कल बताई थी मैंने, ठीक है। हार्डवेयर के लिए इसका जो आउटले था वो ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है, अप टू 17,000 करोड़। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे, और ऊपर से वो जो बैन लगाया था इलेक्ट्रॉनिक से इंपोर्ट पे, वो भी अक्टूबर से वापस से फोर्स में आ जाएगा। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ओके, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जी, ज्यादा जरूरी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी जो गवर्नमेंट करती है, जैसे रोड ब्रिज वगैरह बनाने में। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट लोग कंपनीज करती है। नाउ द वेस्ट डिजायर टू डाइवर्सिफाई ग्लोबल सप्लाई चेन अवे फ्रॉम चाइना प्रेजेंट्स गुड अपॉर्चुनिटी। तो आपने वो टर्म सुना ही था, चाइना+1। मतलब वो लोग चाइना में तो अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस रखना चाहते ही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली चल रहे हैं वहाँ इतने टाइम से। बाकी उसके अलावा वो एक और ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना चाहते हैं कि अगर कल को चाइना के साथ कोई इशू होता है तो हमारे पास एक दूसरा बेस तैयार रहे और हमारी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो चाइना+1 एक अपॉर्चुनिटी देता है इंडिया को कि आप अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्सपैंड करिए। नेक्स्ट, कि हमारे एक्सपोर्ट क्यों कम हो रहे हैं। हमारे एक्सपोर्ट कम हुए हैं और आगे भी होंगे, बिकॉज यूरोप में अब वहां पर जो इंटरेस्ट रेट थे, जो कि अभी तक काफी कम चल रहे थे, तो लोग लोन लेते थे, स्पेंड करते थे अपने प्राइवेट खर्चों पर, ठीक है। वो इंटरेस्ट रेट में हाइक हो रहा है, वहां पर वो बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे भी जो कंजम्पशन की डिमांड है वो कम होगी। नेक्स्ट, फॉर इंडिया, पुअर शोइंग ऑन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। ओके, तो ये पुअर मतलब पिछले 6 महीने से हमारे एक्सपोर्ट करीब गिर ही रहे हैं। अगला थ्रेट एल नीनो कंडीशन की वजह से हमारे एग्रीकल्चर पर भी इम्पैक्ट होगा। ये तो खरीफ फसल तो फिर भी ठीक है, लेकिन हमारे रिजर्वॉयर्स, कल मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र तमिलनाडु के रिजर्वॉयर कहीं कहीं तो 20% लेवल पे है वाटर। ओके, बारिश नहीं हुई है तो आपका ग्राउंड वाटर लेवल पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो राबी क्रॉप आएगा, ठीक है, उस पे भी असर देखने को मिल सकता है हमें। तो एल नीनो शायद इकोनॉमी पे एक ड्रैग साबित होगा। तो एग्रीकल्चर आउटपुट कम होगा तो अल्टीमेटली रूरल डिमांड भी हमारी डिक्रीज होगी। ओके, नाउ रेन्स आल्सो इन्फ्लुएंस अंडरग्राउंड एंड रिजर्वायर लेवल फॉर rabi क्रॉप्स विच आर लार्जली इरिगेटेड। तो इसी चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं, जैसे अनाउंसमेंट ऑफ एक्सपोर्ट बैन या एक्सपोर्ट टैरिफ, स्टॉकिंग लिमिट्स, इंपोर्ट ऑफ पल्सेस एंड मार्केट इंटरवेंशन एट लोअर प्राइसेस। क्योंकि अब जो अगली राबी फसल जब कट की जाएगी उसी टाइम पे लोकसभा इलेक्शंस भी रहेंगे, राइट। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर उस टाइम इन्फ्लेशन रहा तो गवर्नमेंट के लिए वो एक प्रॉब्लम बन जाता है इलेक्शन टाइम पे।
ओके, इसीलिए ये सारे मेजर्स लिए गए हैं, एक्सपोर्ट बैन करना या एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगा देना, स्टॉकिंग लिमिट्स बढ़ा देना, ताकि उस टाइम इन्फ्लेशन फील ना हो, क्योंकि वो इलेक्शन का टाइम रहेगा। जी। दूसरा, एग्रीकल्चर की बात है यहाँ पे। तो देखिए, जब कोविड आया था ना, जब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई थी, तब सिर्फ एग्रीकल्चर ही था जिसने कहीं ना कहीं इंडिया को सेव किया था। तो 1920 में ग्रोथ रेट बहुत अच्छी रही थी, 6.2%। फिर उसके नेक्स्ट ईयर 4.1%, देन उसके नेक्स्ट ईयर 3.5, और अभी 4% रही है। ठीक है। और अब जो भी फर्स्ट क्वार्टर का डेटा निकल के आया है, उसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट रही है 3.5%। तो 4 के आसपास की ग्रोथ रेट हमेशा ठीक मानी जाती है एग्रीकल्चर में। बट एक गलत चीज क्या हुई है, कोविड आने के बाद रिवर्स माइग्रेशन हुआ, जो लोग शहरों में काम करके वापस से गांव की तरफ आए। इस रिवर्स माइग्रेशन की वजह से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर शेयर इन द टोटल वर्कफोर्स रोज फ्रॉम 42 to 45%। हमें तो वर्कफोर्स कम करनी है एग्रीकल्चर से, राइट। लोगों को इंडस्ट्री और दूसरे सेक्टर्स में लाना है, और एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन की तरफ जाना है। ठीक है, बट ये थोड़ा सा उल्टा हो गया कोविड की वजह से। ठीक है। प्लेंटीफुल ग्रेन अवेलेबिलिटी फॉर द पीडीएस वाज द मोस्ट इफेक्टिव सोशल सेफ्टी नेट। इसमें आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देख ही सकते हैं। ठीक है, पीडीएस में आपको 5 kg मिलता ही था, उसके अलावा गरीब कल्याण योजना में +5 और मिला। ओके, तो ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि हमारे पास सफिशियंट, या आप कह सकते हो सरप्लस ग्रेन था, जो कि हमारी अच्छी एग्रीकल्चर ग्रोथ की वजह से आया। नेक्स्ट, अब जो थ्रेट, अब एग्रीकल्चर ने पिछले 4 साल तो अच्छा परफॉर्म किया, बट अब एग्रीकल्चर ही सबसे बुरे दौर में आ रहा है अपना, क्योंकि रेनफॉल बहुत डेफिसिट में चला गया है इस साल, ऑलमोस्ट 10.7% बिलो नॉर्मल, ड्राइएस्ट एवर अगस्त सिंस 1901। ऑलराइट। उसके अलावा साइन ऑफ प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवाइवल है, प्राइवेट सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है वापस, बट एग्रीकल्चर इज थ्रेटनिंग टू बी ए ड्रैग ऑन द इकोनॉमी। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन गिरता है तो अल्टीमेटली किस पे असर पड़ता है? सीधा सीधा इन्फ्लेशन पर। हार्वेस्टिंग ऑफ राबी क्रॉप इन अप्रैल मई कोइंसाइड विद द लोकसभा इलेक्शंस। और फूड इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी एट 11.5%, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। और होता है क्या अल्टीमेटली, अगर फूड में इन्फ्लेशन होता है तो लोगों की जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो कम हो जाता है। ओके, फिर वो जो चीज परचेज करते थे पहले, वो उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। और तो इसी को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने सप्लाई साइड मेजर्स लिए हैं कुछ, जैसे एक्सपोर्ट को कर्व किया है, स्टॉकिंग लिमिट लगाई है, एंड ऑल दैट जो हमने ऊपर देख लिया है। अब जब आपको सिर्फ पैसे दिए जाएं आर्टिकल लिखने के और आपके पास कोई काम ना हो ना, तो आप इसी तरह के फालतू आर्टिकल लिखते हैं कि G20 को रोड सेफ्टी में भी कुछ करना चाहिए। आप खुद घटिया क्वालिटी के रोड्स बनाते हो जो धस जाते हैं इनॉग्रेशन के 2 दिन बाद ही। एनीवे, चलिए देख लेते हैं लेकिन इनको भी। द ग्रुप कुड इंस्टीट्यूट ए रोड सेफ्टी फंड टू हेल्प कंट्रीज रिड्यूस रोड क्रैशेस सिग्निफिकेंटली। उसके बाद इनका कहना है कि फ्रेम ए प्लान दैट सेट टारगेट फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, privatization of road safety system in accident prone areas and highway, and call them as zone of excellence in road safety। फालतू ये पॉइंट्स हैं, लिखना है लिख देना। रशियन ऑयल इंपोर्ट की बात करें तो रशिया मेंटेन्ड इट्स पोजीशन एज इंडिया टॉप सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल इन अगस्त, दो दो द शेयर डिक्लाइंड टू 33%, डाउन फ्रॉम शेयर ऑफ ओवर 40% previous 3 months। Okay, oil imports from Saudi Arabia saw a jump of nearly 70%। और ये सब क्यों हुआ है? ये $60 पर बैरल कैप इम्पोज बाय G7 कंट्रीज। मैंने आपको पीछे समझा दिया था ना, पहले भी समझाया, $60 पर की जो कैप लगाई गई है कि इससे ऊपर अगर आप पे करोगे रशिया को $60 से ऊपर, तो फिर हम आपको ये जो शिपिंग इंश्योरेंस और ये फैसिलिटी होती है ना, ये नहीं देंगी, क्योंकि अधिकतर ये सब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री कंपनीज ही कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, चलिए आदित्य L1 पे जो 2-4 बातें और न्यू हैं वो और देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने प्रीलिम्स के याद रखना है कि ये लाग्रांज पॉइंट जो है ये क्या है। तो ये मैंने पिछली बार भी एम्फेसाइज किया था और अब भी वही बता रहा हूँ। ये एक ऐसी पोजीशन है जहां पर दो सेलेस्टियल बॉडीज की ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे को बैलेंस करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। ओके, नाउ ये रखा गया है इनके नाम पे। ये जो साइंटिस्ट है ना, उनका नाम था जोसेफी लुइस लाग्रांज, और इन्होंने डिस्कवर की थी ये पोजिशंस। They are positions in a moving two-body system where forces acting on third body of smaller mass cancel each other. A spacecraft placed between the Earth and Sun and wanting to move with them would feel the gravitational pull from each side as well as centripetal force by virtue of moving into a circular or elliptical orbit। Centripetal, centrifugal, I think आपको पता होगा ना। अगर कंफ्यूज होते हो तो
जैसे जब किसी की पिटाई करती है भीड़ तो क्या करती है, उस एक ही आदमी की तरफ आ जाते हैं लोग चारों तरफ से दौड़ के, ठीक है, पिटाई करने, ठीक है, तो वो सेंट्रीपिटल है अंदर की तरफ, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल जैसे आप एयर ब्लो करते हो, ओके, फू, ओके, दैट मीन्स यू आर ब्लोइंग एयर आउट, ओके। तो जो सेंट्रीफ्यूगल होता है वो बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। जैसे अगर ये बॉडी है, अगर ये रोटेट कर रही है, तो जो बाहर की तरफ लगेगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल, लाइक यू आर ब्लोइंग द एयर। और जो अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है, वो होता है जैसे लोग मारने आते हैं ना भीड़ में एक दूसरे को, पिटल, ये पिटाई करने। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, और इस पोजीशन पे स्पेसक्राफ्ट रिक्वायर वेरी लिटिल एनर्जी, इसलिए यहाँ पे प्लेस किया जा रहा है। इट गिव्स एन अनहिंडर्ड व्यू ऑफ द सन, ओके। L4 एंड L5 आर ऑल्सो गुड एंड स्टेबल लोकेशन बट आर मच फार्दर फ्रॉम अर्थ कंपेयर टू L1। तो इनकी पोजीशन भी देख लेते हैं, पहले भी देखी है हमने, ओके। ये रहा L1, ठीक है, ये कहाँ है, अर्थ और सन के बीच में, जहां पर आदित्य L1 मिशन को प्लेस किया जाएगा। L2 है अर्थ के ऑपोजिट साइड, ठीक है, तो ये तो और दूर हो जाएगा सन को ऑब्जर्व करने के लिए। L3 है सन के ऑपोजिट साइड, तो वो भी फिजिबल नहीं है कि इतना दूर भेजेंगे कैसे स्पेसक्राफ्ट को। 4 और 5 पे भी हम स्टेशन कर सकते थे, बट अगर आप डिस्टेंस देखेंगे L1 के कंपैरिजन में तो इनका डिस्टेंस बहुत दूर है, ठीक है, तो अल्टीमेटली वहां पे पहुंचने में टाइम लगेगा। यहाँ पे स्पेशल सेशन की बात की गई है, ये जो बुलाया गया है पार्लियामेंट का। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो कि कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है हमारे पार्लियामेंट का, ठीक है, ऐसा नहीं है कि साल के स्टार्टिंग में कैलेंडर बना दिया जाता है कि इस तारीख को हाउस मिलेगा, ऐसा कोई कैलेंडर नहीं है। 1955 में लोकसभा कमेटी ने प्रपोज किया था टाइम टेबल, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने एग्री तो कर दिया था, बट इट वॉज नेवर इम्प्लीमेंटेड। नाउ गवर्नमेंट डिटर्मिन्स द डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन, गवर्नमेंट डिसाइड करती है किस तारीख को मिलना और क्या कितने दिन का ड्यूरेशन होगा। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये डिसीजन लेती है। फिर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है अबाउट द कमिटीज डिसीजन, हु देन समन्स द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू मीट फॉर द सेशन। अब आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 6 महीने से ज्यादा का वक्त इलैप्स नहीं होना चाहिए बिटवीन टू सेशन, तो ये भी एक कॉलोनियल लेगेसी है। हालांकि उस टाइम एक्ट ऑफ 1935 ने कहा था कि 1 साल से ज्यादा का टाइम इलैप्स नहीं होना चाहिए, मतलब 12 मंथ्स का, तो फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको रिड्यूस करके कर दिया 6 मंथ्स, ओके। नाउ ब्रिटिश एंड अमेरिकन लेजिस्लेचर मीटिंग फॉर मोर देन 100 डेज ए ईयर, उनके यहाँ पर 100 डेज से ज्यादा ही मीटिंग होती है इनके हाउस की, हमारे यहाँ तो 60 डेज हो जाए तो बहुत बड़ी बात है अब। Now, before independence, Central Assembly met for little more than 60 days. This number increased to 120 days a year in first 20 years. इसलिए मैं कहता हूँ कि we were really lucky. इंडिया बहुत लकी था कि उसको शुरू में लीडर्स बहुत अच्छे मिले, डेडिकेटेड थे, ऑनेस्ट थे, ठीक है। लेकिन अब हमारी पॉलिटिक्स और गलत जा रही है। लेकिन अब देखिए 2002 से 21 के बीच लोकसभा एवरेज वर्किंग डेज इज जस्ट 67 डेज, और असेंबली के और बुरे हाल हैं। असेंबली में दे वर्क जस्ट फॉर 21 डेज ऑन एन एवरेज, ओके। एक साल में सिर्फ आप 21 दिन बात कर रहे हो। और अगर इस पर्टिकुलर ईयर की बात की जाए तो पार्लियामेंट हैज मेट जस्ट फॉर 42 डेज सो फार। नाउ कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने रेकमेंड किया था कि पार्लियामेंट शुड मीट फॉर 100 डेज, ओके। और सेम रिकमेंडेशन ही दिया था नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो कि 2000 में सेटअप की गई थी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ वेंकट चलैया। सो इंडिविजुअल एमपीज हैव इंट्रोड्यूस प्राइवेट मेंबर बिल भी, इन्होंने कई एमपीज ने प्राइवेट मेंबर बिल लाए कि सिटिंग बढ़ानी चाहिए पार्लियामेंट की, ठीक है। अगर आप यूएस कांग्रेस को देखें या पार्लियामेंट ऑफ कनाडा, जर्मनी, यूके, दे आर इन सेशन थ्रू आउट द ईयर एंड देयर कैलेंडर ऑफ सिटिंग डेज इज फिक्स्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इटसेल्फ, बट इंडिया में ये दोनों चीजें नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के फॉर्म में बिल्कुल देखने को मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द टर्म स्पेशल सेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ये वर्ड कहीं पे यूज करता ही नहीं है, इसको अच्छे से दिमाग में रख लो, ओके। क्योंकि ये आपको रेडीमेड नोट्स में नहीं मिलेगा, ये जो आप मंथली मैगजीन वगैरह पढ़ते हो इनमें नहीं मिलेगा आपको ये सब, बिकॉज नो वन केयर कि इतनी एक एक बात आपके लिए डाली जाए उसमें, ठीक है। वो सब स्टूडेंट्स बनाते हैं मंथली मैगजीन एंड दे जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम हियर एंड देयर एंड टेक देयर मनी एंड गो, okay. So please, newspapers are really important for your prelims. Don't skip them. कुछ और skip हो जाए but newspaper skip नहीं होना चाहिए. Now government has convened for special occasions like commemorating parliamentary or national milestone. Okay. जैसे I think 92 के आसपास एक स्पेशल सेशन किया गया था कि 50 इयर्स कंप्लीट हुए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के रेजोल्यूशन को, ओके। तो इस तरह के किसी इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए स्पेशल सेशन बुलाए जाते थे।
Now, presiding officer should chair the proceedings, and presiding officer can also direct that the proceedings would be limited and procedural devices like question hour would not be available to MPs during this session. Okay, स्पेशल सेशन में जो चेयरमैन बैठा होगा वहां पर, चेयर को जो भी प्रिसाइड कर रहा होगा, उसके बाद ये अथॉरिटी होती है कि वो उस वक्त ये कर सकता है कि सेशन में आप क्वेश्चन और इस तरह के डिवाइसेस यूज नहीं कर सकते. ओके, सिर्फ जिस मैटर के लिए बुलाया गया है वही मैटर डिस्कस करेंगे. आर्टिकल 352 डज रेफर टू स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस, लेकिन 42nd अमेंडमेंट ने इसमें क्या कहा था, इसने कहा था कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अगर इशू किया गया है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो 1/10 ऑफ लोकसभा एमपी कैन आस्क द प्रेसिडेंट टू कन्वीन ए स्पेशल मीटिंग टू डिसअप्रूव द इमरजेंसी. ओके, बट यहीं पे हमें एक छोटा सा अंडर आर्टिकल 352 इमरजेंसी स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस का प्रोविजन देखने को मिलता है. ओके, ये ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से. तो ये जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया ना, 2-3 पॉइंट्स, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इग्नोर मत करना. इस आर्टिकल में वो सब है जो मैं आपको पहले बता दिया है, पेज 1 पर ही बता दिया था मैंने आपको. ठीक है, लॉजिस्टिक चैलेंजेस जैसे 30 लाख ईवीएम मशीन हमें जरूरत पड़ेगी, वीवीपैट मशीन जरूरत पड़ेगी. ओके, डेप्लॉइंग सेंट्रल फोर्सेज विल बी इमेंस. साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे 1967 तक, पर डिसॉल्व होने लगी कुछ स्टेट असेंबलीज, तो ये सब आउट ऑफ सिंक चले गए. अब कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा तो था, ये सुशील चंद्रा जब इनके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, कि इलेक्शन कमीशन वाज फुली गियर्ड अप टू होल्ड साइमल्टेनियस इलेक्शन. ओके, बट जो अभी करंट चेयरमैन हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, उन्होंने तो कोई कमेंट दिया ही नहीं है खैर इस पे. बट व्हाट इज की इलेक्शन कमीशन विल नीड अराउंड 30 लाख ईवीएम्स. ओके, और इन्होंने खुद एक रिपोर्ट दी थी 2015 में. Okay, now Election Commission has been recommending since 1982 that an amendment should be brought to bring those state assemblies that are out of sync with Lok Sabha back in sync. 2015 में इन्होंने एक feasibility report submit की थी that it will require amendment to Constitution, Representation of People Act and money to manufacture more EVM and VVPAT. 30 lakh EVMs, EVMs यानी यहाँ पर कंट्रोल यूनिट की बात कर रहे हैं. ओके, 30 लाख ईवीएम्स यानी कि कंट्रोल यूनिट विल बी नीडेड. और अभी हमारे पास कितनी कंट्रोल यूनिट है? जस्ट 13 लाख. तो 13 लाख से 30 लाख बनाने में टाइम लगेगा. ओके, और यहाँ पे दिया है कि इट हैड टेकन अबाउट ईयर टू मैन्युफैक्चर 6 to 7 लाख ईवीएम. तो इस हिसाब से आप एडिशनल 17 लाख बनाने में आपको 2-2.5 साल तो चाहिए ना. नाउ 2015 रिपोर्ट में इन्होंने कई डिफिकल्टीज भी पॉइंट आउट की थी, जैसे लार्ज स्केल परचेज ऑफ ईवीएम्स एंड वीवीपैट मशीन्स. Almost 10,000 crore would be needed for this, for procurement of EVM and VVPAT. Plus, these machines will need to be replaced every 15 years. Okay, अब एक बार यूज किया फिर 5 साल रखी हुई हैं, तो इट वुड इंक्रीज दी वेयर हाउसिंग कॉस्ट. इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम लोग सबसे चीपेस्ट इलेक्शन डिलीवर करते हैं वर्ल्ड में. जस्ट $1 का खर्चा आता है 1 वोट के लिए. ओके, दैट मीन्स ईच ईवीएम इज यूज ओवर मल्टीपल इलेक्शन. जब ये बार बार इलेक्शन होते हैं तो बार बार यूज होती रहती है मशीन. ओके, बट अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन आ गए तो ये 15 साल में से 3 ही बार यूज हो पाएंगी और उसके बाद उनको चेंज करना पड़ेगा. उसके अलावा रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इज एन अनदर चैलेंज, बट हाँ, इट विल सेव टाइम, एक्सपेंडिचर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर. ओके, सो और कुछ बचा है? नहीं. आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है 3 बजे से, देखिए, एंजॉय कीजिए. ओके, और मतलब मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए. टॉन्ट मार रहा था. Okay, so that's it for this session. Thanks for joining and keep learning.